नमस्ते। चलिए आज तमिलनाडु की उन गलियों और वादियों में चलते हैं जहां इतिहास और प्रकृति दोनों एक साथ सांस लेते हैं। ये एक ऐसी जगह है, आप समझिए, जहां हर मोड़ पर एक नया अनुभव बाहें फैलाए किसी का इंतजार कर रहा होता है। तो इस सफर में आखिर क्या-क्या देखने को मिलेगा? हम तमिलनाडु की उस जबरदस्त विविधता को बहुत करीब से जानेंगे। जरा सोचिए, एक ही राज्य में आसमान छूते मंदिर, धुंध में लिपटे हुए पहाड़, चांदी की तरह चमकते झरने और मीलों तक फैले खूबसूरत समुद्र तट, सब कुछ एक साथ। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है ठंडी हरी भरी पहाड़ियों से। देखिए, तमिलनाडु सिर्फ अपने मंदिरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के शानदार हिल स्टेशंस भी कमाल के हैं। और यहाँ ना दो बड़े शाही नाम सामने आते हैं। एक है ऊटी, जिसे कहते हैं हिल स्टेशनों की रानी, और दूसरी तरफ है कोडाई कनाल, जिसे बड़े प्यार से हिल स्टेशनों की राजकुमारी का दर्जा मिला है। एक में थोड़ी चहल पहल और जिंदादिली है, तो दूसरी बिल्कुल शांत और सुकून देने वाली। आइए देखें कि इन दोनों में आखिर क्या खास है। तो पहले बात करते हैं रानी की, यानी ऊटी की। कल्पना कीजिए, शांत ऊटी झील के पानी में बोटिंग हो रही है, या फिर वर्ल्ड हेरिटेज नीलगिरी माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन में बैठकर घुमावदार रास्तों से गुजर रहे हैं, जो सच में बीते जमाने की याद दिला देती है। और हाँ, बोटैनिकल गार्डन के वो रंग बिरंगे फूल और डोडा बेट्टा पीक से दिखने वाले नज़ारे, वो तो बस दिल ही चुरा लेते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह भी है। ऊटी, जानते हैं, लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है, और यही ऊंचाई इसे वो ठंडी ताजगी भरी हवा और पहाड़ी माहौल देती है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। अच्छा, अब चलते हैं राजकुमारी यानी कोडाई कनाल की ओर। ये जगह अपनी शांति और सुकून के लिए मशहूर है। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही रोमांस है। चाहे वो तारों के आकार वाली कोडाई कनाल झील के किनारे टहलना हो, या फिर कोकर्स वॉक से बादलों को अपने नीचे तैरते हुए देखना हो, या पिलर रॉक्स और घने देवदार के जंगलों में खो जाना हो। सच कहूं तो ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो ठंडी पहाड़ियों से उतरकर अब हम राज्य के गहरे ऐतिहासिक और स्थापत्य खजानों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का हर पत्थर सच में एक कहानी कहता है। सबसे पहले महाबलीपुरम। ये सिर्फ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ समंदर के किनारे पत्थरों को तराशकर बनाई गई प्राचीन मूर्तियां और मंदिर देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई, उस जमाने के कारीगरों ने ये सब बनाया कैसे होगा। हमारा अगला पड़ाव है मदुरै, जो भारत के सबसे पुराने और जीवंत शहरों में से एक है। ये शहर भव्य मंदिर वास्तुकला का, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बड़ा सेंटर है, और इसका दिल है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। इसके हजारों रंगीन मूर्तियों वाले गोपुरम आसमान को छूते हुए दिखते हैं, और इसकी बारीक कारीगरी किसी को भी हैरान कर सकती है। हम यहाँ सिर्फ पुरानी इमारतों को नहीं देख रहे हैं, हम सचमुच इतिहास को छू रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। तंजावुर का शानदार बृहदीश्वर मंदिर, जो एक और यूनेस्को साइट है, 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, इसे महान चोल राजाओं ने बनवाया था और आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। और ये रही तमिलनाडु के विशाल इतिहास की एक और मिसाल, जिंजी किला। ये इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण था कि इसे दक्षिण भारत का ट्रॉय कहा जाता था। इसकी दीवारों ने चोल, विजयनगर और मुगल साम्राज्यों के उत्थान और पतन सब कुछ देखा है। इतिहास की गलियों से निकलकर अब हम देश के बिल्कुल दक्षिणी सिरे की ओर चलते हैं। यहाँ प्रकृति अपने सबसे भव्य और नाटकीय रूप में मौजूद है। कन्याकुमारी में एक जादुई संख्या है, और वो है 3। जी हाँ, ये वो अनोखी जगह है जहां भारत की 3 विशाल जलराशियां एक दूसरे से मिलती हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इस त्रिवेणी संगम को अपनी आंखों से देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कन्याकुमारी पहुंचकर एक सवाल अक्सर मन में आता है कि भाई, सनराइज देखें या सनसेट, क्या ज्यादा अच्छा है? पर मजे की बात यह है कि किसी को चुनना ही नहीं है। ये भारत की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां पानी के ऊपर सूरज को उगते हुए भी देखा जा सकता है और डूबते हुए भी। है ना कमाल की बात? और अगर किसी को प्रकृति की असली शक्ति महसूस करनी है, तो पश्चिमी घाट में छुपा अगस्तियार फॉल्स एक बेहतरीन जगह है। लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना और उसके आसपास की हरियाली ट्रैकिंग और प्रकृति के शौकीनों के लिए एक शानदार अनुभव है।
तो हमने पहाड़ों से लेकर मंदिरों और समुद्र तटों तक का एक सफ़र तय किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को अपनी यात्रा की योजना बनानी हो तो वो भला कैसी होगी? ये रहा एक छोटा सा रिकैप। चाहे किसी को पहाड़ों की ठंडक पसंद हो, या इतिहास की गहराई में उतरना हो, या फिर समंदर की लहरों के साथ वक्त बिताना हो, तमिलनाडु में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ की विविधता सचमुच कमाल की है। और अब इसी सवाल के साथ इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ 5 दिन हों तो वो तमिलनाडु में क्या चुनेंगे? पहाड़ों की वो ताज़ी ठंडी हवा, मंदिरों की वो गहरी रूहानी शांति, या फिर समुद्र की वो कभी ना खत्म होने वाली लहरें? किसी के लिए एक परफेक्ट तमिलनाडु ट्रिप आखिर